नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग प्राणायाम की संख्या और प्राणायाम के क्रम की चर्चा करेंगे। प्रतिदिन हमें कितने प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए और उनका क्रम क्या होना चाहिए। वस्तुतः दो प्रकार के प्राणायाम होते हैं। सबसे पहला प्राणायाम है जिसे हम शक्तिवर्धक प्राणायाम कहते हैं, जिसमें श्वास प्रश्वास की गति जो है सामान्य से तेज होती है, जैसे कपालभाति है या भस्त्रिका है। दूसरे प्रकार का प्राणायाम है जिसे हम प्रशांतक प्राणायाम या सामान्य प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम में श्वास प्रश्वास की गति वह जो सामान्य होती है उससे गहरी होती है। तो हमें अपने अभ्यास में इन दोनों प्राणायामों को जोड़ना चाहिए। बिना इन दोनों को जोड़े हुए हमारा अभ्यास कंप्लीट नहीं हो सकता है। ये तो हमें कि प्राणायाम कौन कौन से होते हैं इस पर चर्चा हुई। अब हम देखते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास के पूर्व हमें पहले आसन में सिद्धि होनी चाहिए। जिन्हें आसन में सिद्धि नहीं है उन्हें प्राणायाम का अभ्यास नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। उसके सिद्ध होने पर, यानी कि इसके पूर्व में वर्णित आसन जो आया है उसके सिद्ध होने पर ही हमें श्वास प्रश्वास की गति का अवरोध करना चाहिए, विच्छेद करना चाहिए, रोकना चाहिए। तो सबसे पहले हम उस बात की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ध्यान के आसन हैं जिनमें किसी एक में हमारी सिद्धि होनी चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए। सबसे पहला आसन है सिद्धासन। सिद्धासन में यदि आप सिद्ध हो गए तो आप समझ लें कि आप प्राणायाम ध्यान धारणा के लिए तैयार हो गए हैं। सिद्ध होने का मतलब है कि कम से कम आधे घंटे स्थिर और सहज होकर के, स्थिर सुखम आसनम, सुखपूर्वक और सहज होकर के, सरलतापूर्वक स्थिर होकर के आप जब बैठ जाते हैं तो हम समझ लेंगे कि वह आसन आपका सिद्ध हो गया है। तो सबसे पहले हम सिद्धासन देखते हैं। सिद्धासन में हम दोनों पैरों को इस तरह से आगे की ओर फैलाते हैं और किसी भी एक पैर को घुटने से मोड़ करके उस पैर की एड़ी को जननांगों के नीचे रखते हैं और दूसरे पैर के पंजे को पिंडली और जांघों के बीच में इस तरह से इंसर्ट कर दें और जो नीचे पंजा है इसको भी इस तरह से इंसर्ट करके ऐसे खींच लें और इस तरह से सीधे होकर के रीढ़ गला और सिर को सीधा करके हम बैठ जाएं। तो इसे हम सिद्धासन कहते हैं। मान लो आप सिद्धासन का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, आपके शरीर के जो जोड़ हैं वे बहुत रिजिड हैं, तो उस स्थिति में आप अर्ध सिद्धासन या जिसे हम स्वास्तिक आसन कहते हैं इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। तो स्वास्तिक आसन है कि बस आप सीधे एक पैर को यहाँ पर आपने मोड़ करके रखा और दूसरे पैर को ऐसे रख लें और इसको भी आप इंसर्ट करके अंदर न करें, ऐसे ही रख लें। इसे हम स्वास्तिक आसन या अर्ध सिद्धासन कहते हैं। और यदि इन दोनों का भी अभ्यास ना हो तो आप पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। पद्मासन में हम अपने किसी भी एक पैर के पंजे को दूसरे पैर की जांघ पर रखते हैं और दूसरे पंजे को पहले पैर की जांघ पर रखते हैं और इस तरह से रीढ़ गला और सिर को सीधा करके बैठ जाते हैं। तो इसे हम पद्मासन कहते हैं। अब मान लो पद्मासन भी नहीं हो पाता है तो आप अर्ध पद्मासन कर लें। अर्ध पद्मासन में बस सिर्फ एक पैर का पंजा दूसरे पैर की जांघ पर हो और दूसरा पैर इस तरह से नीचे रख सकते हैं और रीढ़ गला सिर सीधा करके बैठ जाएं। ये ध्यान रखें कि यदि इन दो आसनों में आपकी मास्टरी हो गई है तभी बेहतर है कि आप प्राणायाम का अभ्यास करें और प्राणायाम में आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आप इन दोनों के अभ्यास में मास्टर नहीं हुए हैं और फिर भी प्राणायाम चाहते हैं कि कम से कम कुछ ना कुछ तो लाभ हमें मिल जाए, 40-50% ही लाभ मिल जाए, क्योंकि ना करने से तो बेहतर है कुछ कर लेना, तो उस स्थिति में आप सुख आसन में भी बैठ सकते हैं या कुर्सी पर भी रीढ़ गला और सिर को सीधा करके बैठ सकते हैं। और सुख आसन है कि बस आप सीधा ऐसे करके बैठ जाएं। और ध्यान रखें कि जिन्हें सियाटिका और कमर की स्लिप डिस्क, चाहे वह लंबर की हो, चाहे सेक्रल की हो या कॉक्सिजियल की हो या स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, उन्हें इन सारे आसनों में नहीं बैठना चाहिए।
उन्हें या तो कुर्सी पर रीढ़ गला और सिर को सीधा करके बैठें और तब प्राणायाम करें, या वे कुछ समय के लिए वज्रासन पर बैठ करके अभ्यास कर सकते हैं। तो वज्रासन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि घुटने पर बैठ करके, इस तरह से जब हम घुटने पर बैठते हैं और रीढ़ गला सिर को सीधा कर लेते हैं तो इसे हम वज्रासन कहते हैं। तो ऐसे लोगों को जिन्हें सियाटिका आदि की शिकायत हो तो वे वज्रासन पर बैठ करके अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अब उनकी क्षमता पर निर्भर करता है कि वह कितने देर जो है इस आसन पर बैठ सकते हैं। तो इस तरह से आसनों की बात हुई। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन कौन से प्राणायाम कब कब कैसे कैसे करें। तो सबसे पहले आपको कपालभाति करना चाहिए। यदि आपको कहीं किसी भी प्रकार की और दिक्कतें ना हो, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर ना हो, हार्निया ना हो या हृदय रोग ना हो, तो आपको कपालभाति जरूर करनी चाहिए। और कपालभाति के करने का तरीका भी हम आपको बताने चल रहे हैं और इसकी समयावधि भी बताने चल रहे हैं। सबसे पहले दाहिने हाथ को आप उठा करके दाहिनी नासिका को हल्का सा बंद करें। बाईं नासिका से हल्का सा गहरी श्वास पहले एक लें और निकालें। अब आप श्वास को झटके के साथ बाहर निकालेंगे और सामान्य श्वास अंदर लेंगे। हर एक श्वास को सामान्य अंदर लेना है, लेकिन निकालना झटके से है, लेकिन एकाग्रता के साथ, सजगता के साथ। क्योंकि अगर सजगता इसमें आप नहीं बरतते हैं योगिक क्रियाओं में, सारे योग का लक्ष्य ही आपकी एकाग्रता विकसित करना है। अगर एकाग्रता विकसित नहीं हो रही है तो आप प्राणायाम पर ही जीवन भर रहेंगे। प्राणायाम से ऊपर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए यदि आपको अपने मानसिक, अपने बौद्धिक, अपने भावनात्मक और अपने आत्मिक और चारित्रिक उन्नति भी करनी है, मन को बहुत प्रसन्न और सुखी भी रखना है, शरीर को भी स्वस्थ और सुखी रखना है, तो आप एकाग्रता के साथ करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस तरह से पूरी एकाग्रता के साथ। इस तरह से 25-30 बार आप इसमें से कर सकते हैं, जितना आप सहजता के साथ कर सकते हो। पहले शुरू में 10 करना चाहें तो 10 भी कर सकते हैं, 20 करना चाहें तो 20 कर सकते हैं, 25-30 कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दबाजी में हमें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत धीरे धीरे बहुत धैर्य मांगती हैं। जैसे हमारे यहाँ हठ प्रदीका में कहा गया है कि यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वश्यः शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हन्ति साधकम। जैसे हम सिंह को, बाघ को और गज को, हाथी को बहुत धीरे धीरे उसको वश में करते हैं। ये नहीं है कि पहले दिन से ही हम उस पर बैठ करके सवारी करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे उन्हें वश में किया जाता है। उसी तरह से श्वास प्रश्वास की गति को भी अपने जो प्राणायाम करने जा रहे हैं, इन्हें भी आपको धीरे धीरे अपने वश में करना है। अचानक या जल्दी में वश में करना चाहेंगे तो केवल नुकसान ही हाथ में आएगा, स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। और उन्होंने हठ प्रदीपिका में यह भी कहा है कि प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवा। यानी जब आप प्राणायाम का अभ्यास युक्तिपूर्वक करते हैं, समझ के द्वारा करते हैं, विवेक के द्वारा करते हैं, तो आप समस्त रोगों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यदि आप गलत तरीके से अभ्यास करते हैं तो सारे रोग आप में पैदा भी हो जाते हैं। तो इसलिए सावधानी पूर्वक ही अभ्यास करना चाहिए, योग्य मार्गदर्शन में ही अभ्यास करना चाहिए। तो हमने बाईं नासिका से किया, अब हम ऐसे ही हम दाहिनी नासिका में कर लें। अब इसमें भी आप उतने ही नंबर रखेंगे जितना इसमें रखा था आपने। फिर ऐसे ही दोनों नासिकाओं से कर लें। यह हमारा कपालभाति है। इसे हम एक चक्र कहते हैं। बाएं से किया, दाहिने से किया और दोनों नासिकाओं से एक साथ किया। पहले बाएं से ही शुरू करें, तो इसे हम एक चक्र कहते हैं। इसको आप एक हफ्ते तक एक चक्र करें, फिर दूसरे हफ्ते इसमें एक चक्र और जोड़ दें, फिर तीसरे हफ्ते एक चक्र और जोड़ दें, और इस तरह से 4-5 चक्रों तक आप इसको लगातार बढ़ा सकते हैं। महीने 1.5 महीने में 5 चक्रों का अभ्यास करें, लेकिन इससे ज़्यादा का अभ्यास नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे। फिर इसी के साथ
कभी आपने कपालभाति कर लिया तो कभी भस्त्रिका भी कर सकते हैं। तो आइए भस्त्रिका के भी अभ्यास की विधि देख लेते हैं। जैसे एक दिन कपालभाति कर लिया तो दूसरे दिन भस्त्रिका कर लें, फिर तीसरे दिन कपालभाति कर लें। तो इस तरह से एक एक दिन के गैप पर एक एक करते जाएं। दोनों को एक साथ करने की आवश्यकता नहीं है, कहने का अभिप्राय यह है, क्योंकि दोनों का लाभ लगभग बराबर ही होता है। तो आइए हम देखते हैं कि भस्त्रिका कैसे करते हैं। दाहिनी नासिका को इस तरह से दाहिने अंगूठे से बंद किया, फिर हम श्वास जो अंदर लेते हैं पूरा गहरी श्वास लें, लेकिन जल्दी लें, और ऐसे ही निकालें, गहरी और जल्दी। डीप और फास्ट, पूरी एकाग्रता और सजगता के साथ। अब इसमें भी आप 15, 20, 25, 30 कर लें। फिर इसी तरह से दूसरी से करें। फिर इसी तरह दोनों से कर लें। तो यह हमारा भस्त्रिका प्राणायाम का एक चक्र है। इसे भी आप वैसे ही बढ़ाएंगे, जैसे हफ्ते 2 हफ्ते 1 चक्र किया, फिर धीरे धीरे 2 चक्र किया, फिर 3 चक्र किया, फिर 4 चक्र किया। 5 चक्रों से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों प्राणायाम कपालभाति और भस्त्रिका हाइपर वेंटिलेशन के प्राणायाम होते हैं, जिसमें इसके अभ्यास के बाद हमारे अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में आपको लाइट हेडेडनेस हो सकता है, चक्कर आ सकता है, आपका सिर भारी हो सकता है। तो उस स्थिति में देखें कि हमें अभ्यास थोड़ा कम करना है, यानी हम उतने चक्रों का अभ्यास ना करें, धीरे धीरे बढ़ाएं, पहले कम कर लें या हम आवृत्तियां कम कर लें। तो ये आप अपने विवेक से और मार्गदर्शन से ऐसा आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा प्राणायाम है वह है नाड़ी शोधन प्राणायाम या उज्जयी प्राणायाम। तो पहले आपने कपालभाति या भस्त्रिका किया, फिर नाड़ी शोधन या उज्जयी जरूर करें। लेकिन वे लोग जिन्हें उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या अल्सर हो या कोई बहुत गंभीर बीमारी हो, वे मार्गदर्शन में करें या इसका अभ्यास फिर ना करें। वे केवल नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम जिसे हम कहते हैं या उज्जयी का ही अभ्यास करें। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका अभ्यास कैसे किया जाता है। नाड़ी शोधन में हम अपने दाहिने हाथ को उठाते हैं और दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करते हैं। बाईं नासिका के लिए ये आप अनामिका उंगली को इस तरह से निकाल लें, और बाकी ये 2 उंगलियां हैं, इनको अंदर ऐसे कर सकते हैं। इसे हम नासिकाग्र मुद्रा कहते हैं। अब आप बाईं नासिका से धीरे से श्वास अंदर भरें, लंबी, गहरी और धीमी, इस तरह से। भर लिया। अब इसको बंद करके इसको खोल दें। फिर इसी से ले लें, इसको बंद करें और इसको खोल दें। यह सिंपल नाड़ी शोधन का एक आवृत्ति है। प्रारंभ में इसकी आप 6 से 7 आवृत्तियों का अभ्यास शुरू करें, यानी शुरुआत 6 से 7 आवृत्तियों का ही करना है। धीरे धीरे इसके आवृत्तियों की संख्या आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं। तो यह तो नाड़ी शोधन सिंपल है, लेकिन जब आप इस प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त कर लें, आपका अच्छा होने लगे, आपकी मास्टरी हो जाए, तब आपको अंदर कुंभक भी जोड़ना है। तो वह कैसे करते हैं? आपने एक नाक को बंद किया, अब आप बाईं नासिका से धीमी, गहरी और लंबी श्वास अंदर लें, लेकिन एकाग्रता पूर्वक। ये ध्यान रखें, सजगता पूर्वक, पूरा एकाग्र रहना है आपको। अब आप अंदर लें और फिर रोक लें, दोनों नासिका को बंद कर दें। और जब तक आप सहजता से रोक सकते हो रोकेंगे। जब आपको लगे कि अब नहीं रोक सकते हैं, अब तो उसके थोड़ा सा 2 सेकंड पहले ही दूसरी से बाहर निकालें। अब इसी से अंदर ले लें।
इससे बाहर निकाल दिया, यह भी एक आवृत्ति है, एक चक्र है। तो इस तरह से प्रारंभ में इसकी 5-6 आवृत्तियों का अभ्यास करें, धीरे धीरे 15, 20, 25, 30 जितनी आप बढ़ा सकते हो बढ़ा दें। तो इस तरह से यह नाड़ी शोधन है। नाड़ी शोधन के साथ ही हमें उज्जयी प्राणायाम का भी अभ्यास करना चाहिए। उज्जयी प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम माना जाता है और यह प्राणायाम हम कभी भी कैसे भी कर सकते हैं और कितनी भी मात्रा में कर सकते हैं। यही एक ऐसा प्राणायाम है जो आप लेट करके, बैठ करके, चलते फिरते, उठते बैठते हर समय कर सकते हैं, जबकि बाकी अन्य प्राणायामों को आपको केवल बैठ करके ही करना होता है। तो इसके अभ्यास की क्या विधि है कि आप गहरी श्वास अंदर भरेंगे, धीमी, लंबी और गहरी श्वास पूरा अंदर नासिका के द्वारा भर लें और फिर नासिका के द्वारा धीरे धीरे पूरी श्वास बाहर निकाल दें। जब आप अंदर भरें तो पहले यहाँ फूले, फिर यहाँ फूले, फिर यहाँ फूले। जब आप बाहर निकालें तो पहले ये पिचके, फिर ये पिचके, फिर ये पिचके। जैसे ग्लास से पानी भरते हैं जब, तो पहले यहाँ अंदर भरता है, फिर बीच में आता है, फिर ऊपर भरता है। जब आप निकालते हैं तो पहले ऊपर से खाली होता है, फिर नीचे खाली होता है, उस तरह से। और यदि और भी बढ़िया रिजल्ट चाहते हो तो आपको अपने जीभ को ऐसे फोल्ड करके, मुंह को हल्का सा खोल करके गहरी श्वास अंदर मुंह से भरना चाहिए, इस तरह से। तो इस तरह से हल्की सी आवाज़ निकालते हुए, और इसके भी 25, 30, 40 चक्रों का आप अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में 5-7 चक्रों का ही अभ्यास करें। फिर इसके बाद ओम प्राणायाम जरूर करें। ओम कैसे करते हैं? खूब गहरी श्वास आपने अंदर भरी और ओम का उच्चारण करना होता है। तो ओम में जब पहले आप यद्यपि इसमें 3 अ, उ, मा होते हैं, लेकिन ओ और मा से ही हमें करना चाहिए। तो आप ओ का उच्चारण करेंगे तो मुंह खोल करके करेंगे और माँ का करेंगे तो मुंह बंद हो जाता है। तो इसलिए आधा समय दोनों में दें, आधा समय ओ में दें, आधा समय माँ में दें, इस तरह से। ओ यह एक आवृत्ति है, इसकी भी आप 5, 7, 10 आवृत्तियों का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ये फ़ायदेमंद तभी होगा कि जब आप पूरे समय अपने मन को बिल्कुल एकाग्र रखेंगे और शरीर हिलना डुलना नहीं चाहिए, बिल्कुल स्टिल रहना चाहिए। फिर इसके बाद एक अंतिम प्राणायाम है, वह है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से ही अंत करना चाहिए, बहुत सर्वश्रेष्ठ प्राणायामों में है। इसके अभ्यास की विधि भी हम आपको दिखा देते हैं। आप अपने हाथों से किसी भी उंगली से या अंगूठे से कान को हल्का सा बंद करें, बहुत दबा के नहीं बंद करना है, हल्का सा बंद करें। बंद इसलिए करते हैं कि बाहर की आवाज़ से आप कट ऑफ हो जाएं और अंदर की आवाज़ आपकी इको करे। जब आप अंदर आवाज़ निकालते हैं तो इको करनी चाहिए और वह इको पूरे ब्रेन को आपको वाइब्रेट कर देता है, बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, और इसलिए सर्वश्रेष्ठ प्राणायामों में इसकी गिनती होती है। तो कैसे करते हैं इसका अभ्यास? इसको हमने बंद किया, अब हम श्वास पूरा अंदर भर लें और गले से आवाज़ निकालेंगे, मुंह बंद करके। एक रिदम से आवाज़ होनी चाहिए, ये नहीं कि जिग जैग नहीं होनी चाहिए, अनरिदमेटिक नहीं होनी चाहिए। एक रिदम से आवाज़ करेंगे तो वह ब्रेन को आपको बहुत रिलैक्स करता है। तो इस तरह से यदि आप इतने प्राणायामों का अभ्यास करें, जिसमें से कुल 4 प्रकार के प्राणायाम हैं, तो आपको बहुत लाभ होगा और प्रतिदिन आप इसका अभ्यास करें। नमस्कार।